हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम समझेंगे एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसका एक टॉपिक है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे थक्का बनता है उस चीज़ को समझेंगे। चलिए आप शुरू करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो दो टर्म समझते हैं, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। हाथ पे कट लग जाती है, कहीं पे बॉडी पे कट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, और आफ्टर सम टाइम देखिएगा वो थक्का बन के ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इन सारे प्रोसेस को आज हम समझेंगे। तो जब क्लॉट लगती है और उसके जब स्टार्टिंग में देखिएगा जहाँ पे क्लॉट लगा है टच करके वो सॉफ्ट सॉफ्ट थक्का बना होगा, वो क्या होता है, प्लाज्मा का प्लैग होता है। प्लाज्मा प्लैग होता है। तो स्टार्टिंग कट से लेकर जब तक कि प्लाज्मा प्लैग बन ना जाए उतने ड्यूरेशन को हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। प्लाज्मा प्लैग बनने में जो लगा हुआ टाइम होता है वो ब्लीडिंग टाइम होता है, जो कि 1 to 3 मिनट ही होती है, राइट। अब प्लाज्मा प्लैग बन गया, उसके बाद बहुत सारा एक प्रोसेस के थ्रू एंजाइम्स के बहुत सारा एंजाइम एक प्रोसेस के थ्रू बनेगा, उसको हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। एनसीईआरटी में कैस्केड प्रोसेस लिखा हुआ है, राइट। तो उस प्रोसेस के थ्रू फाइब्रिन बनता है और ये फाइब्रिन नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, थ्रेड ऑफ नेटवर्क बनाता है, थ्रेड का एक नेटवर्क जाल बनाता है। उसमें वही फॉर्म्ड एलिमेंटा ट्रैप होते रहता है, और वो जो डार्क ब्राउनिश कलर का जो प्लैग बन जाएगा ना, क्लॉट बन जाएगा, उसको फाइब्रिन मेश बोलेंगे। उतने तक के बनने का टाइम जो होता है क्लॉटिंग टाइम कहलाता है, जो कि 2 to 8 मिनट का होता है, जो कि टफ होता है, और वो फाइनली ब्लड स्टॉप हो जाता है वहाँ पर। ओके, ये दो टर्म समझ गए। तो पहली बार ब्लड क्लॉट को स्टॉप करने में किसने पार्ट किया था, प्लेटलेट्स पार्ट किए हैं पहली बार। कौन पार्टिसिपेट किया है, प्लेटलेट पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट टाइम ब्लड क्लॉट को स्टॉप करने के लिए, राइट। अब दो चीज़ समझते हैं। अगर मान लो ये तो एक्सटर्नल इंजरी हो गया, और मान लेते हैं इंटरनली इंजरी हो गया। हमारी बॉडी में हमेशा कितना दौड़ बड़ा करते हैं, चोट वोट लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग तो होता ही होगा, इंजरी तो होता ही होगा। अगर सपोज मान लो बॉडी में से हम प्लेटलेट्स को ही गायब कर दें, हटा ही दे प्लेटलेट्स को, तो इंटरनल ब्लीडिंग कितना ज़्यादा होगा सोच सकते हो, राइट। तो वहाँ पे प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो यहाँ पर, कि इंटरनल ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, एक्सटर्नली कट लग गया वहाँ पर स्टॉप करने में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब एक और टर्म समझते हैं कि जैसे ब्लड वेसल्स में अगर मान लो थक्का बन जाता है तो ब्लड स्टॉप होता है ना ऑर्गन को मिलने के लिए। तो उस अगर मान लो वेसल्स के अंदर में थक्का बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अगर क्लॉटिंग इनसाइड वेसल्स हो गया तो उसको थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। तो वहाँ पे दो तरह का क्लॉट बनता है, थ्रोम्बस क्लॉट और एम्ब्यूलस क्लॉट। ये जो थ्रोम्बस क्लॉट होता है ना वो स्टैटिक होता है। अब स्टैटिक होने की वजह से इसको हम ट्रीट आसानी से कर सकते हैं, हार्मफुल लेस होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है ना कि ये थ्रोम्बस क्लॉट ग्रो कर करके अगर अनट्रीटेड रखते हो ना तो ग्रो कर करके ये ब्लड वेसल्स को ही ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होता है, अगर मान लो ये थ्रोम्बस क्लॉट कोरोनरी वेसल्स को हो गया तो ये कोरोनरी वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, तो क्या हो जाएगा, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस को बोलेंगे और हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा, देन प्रॉब्लम है। अगर मान लो यही क्लॉट ब्रेन में बन गया तो सिफिलिस थ्रोम्बस बोलते हैं, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। बट ये सब आपसे उतना पूछा नहीं जाएगा, ओके, नीट में उतना नहीं आता है। दूसरा है एम्बोलस क्लॉट, जो कि मूविंग नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट ये है, एम्बोलस क्लॉट मूविंग नेचर का होता है, ब्लड के साथ फ्लो करना होते रहता है, इसलिए मोर हार्मफुल है, राइट। अब प्रोसेस को समझते हैं कि चलो ब्लड क्लॉट होता कैसे, ओके। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है जिस थ्योरी को, उसको हम बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। अब ब्लड कोगुलेशन में क्या होता है, जब इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स, जहाँ पर कट फट लगता है वहाँ पर इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स इंड्यूस करता है, सिक्रेट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, और प्लाज्मा प्रोटीन और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं। और ये सबसे पहले हिपैरिन को इनएक्टिवेट करता है। भाई क्यों हिपैरिन को इनएक्टिवेट करता है, क्योंकि हिपैरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। हिपैरिन बेसोफिल सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि ब्लड को थक्का यानी कि कोगुलेट होने ही नहीं देता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ओके। और दूसरा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम्स प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, आप समझिएगा, ओके। अब ये जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो चुकी है वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है, सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, उसको फाइब्रिन में पॉलीमराइज कर देता है। और फाइब्रिन क्या है, तो थ्रेड का नेटवर्क ही है, थ्रेड्स होते हैं ना उसका नेटवर्क फाइब्रिन है। अब यही फाइब्रिन नेटवर्क बना लिया, थ्रेड्स का नेटवर्क बना लिया इंजर्ड साइड पे, और वहाँ पर जो फॉर्म्ड एलिमेंट, डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट है वो ट्रैप होता जाएगा, और वहाँ पर धीरे धीरे देखिएगा डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम बन जाएगा, जिसको हम क्लॉट या फिर कोगुलम भी बोलते हैं।
तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन से आयंस जो है रिक्वायर होते हैं। आयंस कौन से रिक्वायर होता है ब्लड कोगुलेशन के लिए, तो इंपॉर्टेंट है कैल्शियम +2 आयन रिक्वायर होता है। और विटामिन के बारे में पूछा जाता है, कौन से विटामिन रिक्वायर है ब्लड कोगुलेशन के लिए, तो विटामिन के भी रिक्वायर होता है ब्लड कोगुलेशन के लिए। एक्चुअली ये जो प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस लीवर में होता है ना, वहाँ पर विटामिन के रिक्वायर्ड होती है। ओके, अब एक्स्ट्रा पार्ट ये है, समझ लेते हैं। ये कोगुलेशन का प्रोसेस तो हो गया। अब समझते हैं जैसे हिपैरिन है, इतना याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, वैसोफिल्स से सीक्रेट होता है बॉडी में, ये नेचुरल है, राइट। तो आर्टिफिशियल भी कुछ होता है ब्लड बैंक में, जब ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करते हैं तो वहाँ पर भी एंटीकोगुलेंट की जरूरत होती है। तो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट कौन सा है, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम ऑक्सलेट है, ADTA है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज है, और सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज है। ये जो एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज है ना, मोस्टली यूज़ किया जाता है ब्लड बैंक में, मोस्टली यूज किया जाता है ब्लड बैंक में। ओके, वो बताते हैं नीट में आज से 2006 से लेके अभी तक 2022 तक कितना क्वेश्चन पूछा गया, वो हम बताते हैं आपको। अभी तक 4 ही क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ इस टॉपिक से, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है और फ्यू ईयर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं, दिखा देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड कोगुलेशन में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व था, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, सीरम एमाइलेज या फाइब्रिनोजन। आंसर है फाइब्रिनोजन। आपने देखा था फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है जो कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है। दूसरा ये पूछा गया है नीट सेकेंड, जब 2016 में जब सेकेंड पेपर हुआ था, तब दूसरा बार पेपर हुआ था 2016 में, तब पूछा गया था, नेम ऑफ द ब्लड सेल्स वोज रिडक्शन इन नंबर कैन काउज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि वो ब्लड सेल्स, 3 ब्लड सेल्स था, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उसमें से किसके रिडक्शन से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और इथ्रोसाइट। जाहिर सी बात है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स के ही कमी से, क्योंकि प्लेटलेट्स ही ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, थ्रोम्बोसाइट इसका आंसर जाएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा यह है, नीट 2018 में पूछा गया है, फिर से मैच द कॉलम टाइप का पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन इतना अच्छा से सेट किया गया है, आप सिर्फ ये फाइब्रिन किसी एक के बारे में पता है ना, आंसर आप लिख सकते हो। जैसे फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में, ब्लड क्लॉटिंग में, डिफेंस मैकेनिज्म में, तो फाइब्रिनोजन आपको दिखाए थे, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला फाइब्रिनोजन का ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, राइट। दूसरा, अब ग्लोब्यूलिन होता है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, 3 तरह का ग्लोबुलिन होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन सिर्फ और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और गामा ग्लोबुलिन डिफेंस में हेल्प करता है। तो ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में आएगा। बी का थर्ड, एल्ब्यूमिन, जो कि ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस करता है, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, NCERT में सिर्फ ऑस्मोटिक बैलेंस लिखा हुआ है। सी का थर्ड आंसर ए हो जाएगा। तीसरा और चौथा नीट 2022 में पूछा गया, यानी कि 18 और 22 दोनों में पूछा गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, देखो ये अच्छी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज कैसे कंफ्यूज करता है। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। क्या बोले, द कोगुलम जो क्लॉट बना, इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क, पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है स्टेटमेंट, ये जो कोगुलम है किसका बना होता है, तो बोल रहा है फॉर्म्ड है ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, यानी कि थ्रेड्स के नेटवर्क है कोगुलम, जिसको हम थ्रोम्बिन्स बोलते हैं। यहाँ पे फंसा देगा थ्रोम्बिन्स ना, फाइब्रिन होगा। आपको हम NCERT दिखाते हैं, NCERT का लाइन से ही उठाया गया है, आपको दिखाते हैं नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। हाँ देखिए, हाँ ये क्या बोल रहा है, इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन, नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। कोगुलम जो कि बना है मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड से, जिसको हम फाइब्रिन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट में कंफ्यूज किया, कोगुलम इज़ फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन ना, थ्रोम्बिन नहीं, फाइब्रिन। थ्रोम्बिन वो एंजाइम्स है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन ही नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, इसको समझिए, जिसको हम कोगुलम या क्लॉट बोले हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट। सही बात है, स्प्लीन है ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, ये डेड RBC को या फिर जो डैमेज्ड RBC है, बेकार RBC है, उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है, तो ग्रेवयार्ड है ही।
तो ये क्या बोला, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन। 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। आंसर 4 हो जाएगा इसका।